In this lecture, I will explain the water treatment processes जो कि हम पानी को ट्रीट करेंगे। जो पानी हम फीड करते हैं बॉयलर को, उसकी प्री ट्रीटमेंट वो कौन कौन से तरीक़ों से हो सकती है, उन मेथड्स को एक्सप्लेन करूँगा इस लेक्चर में। तो ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि हम वाटर ट्रीटमेंट करें टू कंट्रोल द स्टीम प्योरिटी एंड टू कंट्रोल डिपॉजिट्स एंड करोजन। सो ये 3 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फॉर बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट। सबसे पहले है कि हमें एक स्टीम की क्वालिटी अच्छी मिलती रहे, फिर जो डिपॉजिट्स हैं, जो स्केलिंग हैं, जो साल्ट्स बॉयलर के अंदर जमा होंगे उनको हम रोकें, और थर्डली जो क्रोजन, क्योंकि ये साल्ट्स जो हैं पानी के अंदर ये क्रोजन कॉज करते हैं, तो उन क्रोजन को भी अवॉइड करें। इससे लाइफ भी बढ़ेगी बॉयलर की, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और लॉसेस भी कम होंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है वाटर ट्रीटमेंट। अब ये वाटर ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स क्यों बनते हैं बॉयलर के अंदर, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डिपॉजिट्स जो बॉयलर के अंदर हैं वो बनते हैं ड्यू टू द हार्डनेस कंटेमिनेशन ऑफ द फीड वाटर। हार्डनेस कंटेमिनेशन मतलब कुछ जो साल्ट उसके अंदर पानी के अंदर हैं वो हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, पानी की हार्डनेस को बढ़ा देते हैं। अब वो कौन से साल्ट हैं, अब वो हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, डिपॉजिट्स एंड corrosion results in efficiency losses and may result in boiler tube failure and inability to produce steam। तो डिपॉजिट्स जो हैं, जो स्केलिंग होती है साल्ट्स की वजह से, उसकी वजह से एफिशिएंसी भी कम होती है, क्रोजन लग जाती है, लॉसेस बढ़ जाते हैं और बॉयलर ट्यूब के अंदर फेलियर भी आ सकता है। तो जो डिपॉजिट्स होते हैं ये एज इंसुलेटर एक्ट करते हैं और हीट ट्रांसफ़र को कम करते जाते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम होती है। अच्छा जी, उसके बाद है जी इम्प्योरिटीज़। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि कॉज करती हैं डिपॉजिट्स को? तो जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि डिपॉजिट्स जो हैं कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जो कि हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। तो जो कॉमनली वाटर के अंदर साल्ट्स पाए जाते हैं वो होते हैं जी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स। और ये इन दो जो साल्ट्स हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स, ये हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम हार्डनेस साल्ट्स भी कहते हैं। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, जब ये पानी में डिज़ोल्व होता है तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है और ये डीकम्पोज हो जाते हैं जब हम इनको हीट अप करते हैं। जब बॉयलर में पानी जब हीट अप होता है तो ये साल्ट्स जो हैं डीकम्पोज हो जाते हैं, और जब डीकम्पोज होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से एक स्लज बन जाती है, और जो स्लज जो डिपॉजिट्स की फॉर्म में होती है तो वो नीचे बैठ जाती है। अब वो सारी स्लज अगर इसी तरह इकट्ठी होती रहे बॉयलर के अंदर तो बॉयलर की एफिशिएंसी को वो अफेक्ट करेगी। ये जो साल्ट्स हैं जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साल्ट्स हैं, इनको हम रिमूव कर सकते हैं फीड वाटर में ही, और ये रिमूव होते हैं बाय बॉइलिंग। तो बॉइलिंग करके पानी को, तो वो वहाँ से पहले ही रिमूव किए जा सकते हैं।
उसके बाद जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट है, क्लोराइड्स हैं एंड नाइट्रेट्स हैं, ये जो पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो वो केमिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उनकी pH 7 होती है एंड नोन एज नॉन अल्कलाइन हार्डनेस। तो ये भी हार्डनेस साल्ट्स ही हैं बट ये नॉन अल्कलाइन है। जो पिछले वाले थे बाइकार्बोनेट साल्ट्स वो अल्कलाइन साल्ट्स हैं। तो दीज आर कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस एंड फॉर्म हार्ड स्केल्स ऑन बॉयलर सरफेस, यानी कि बॉयलर की जो ट्यूब्स हैं उनके ऊपर हार्ड स्केल्स बना देते हैं, जिससे जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो कम हो जाता है और एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा जो डिपॉजिट्स होते हैं वो सिलिका की वजह से भी होते हैं, और सिलिका भी पानी में, जो पानी हम बॉयलर को फीड करते हैं उसमें पाया जाता है। तो जो सिलिका है वो केमिकली रिएक्ट कर जाता है विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स। जब ये इनके साथ रिएक्ट करता है तो फिर उसकी वजह से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सिलिकेट्स बन जाते हैं। जो सिलिकेट्स हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सिलिकेट्स, ये इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी लो होती है। तो जब इनका स्केल बनेगा बॉयलर की ट्यूब्स के ऊपर तो उसकी वजह से भी एफिशिएंसी बॉयलर की वो कम हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये जो सारे डिपॉजिट्स हमने डिस्कस किए, जो कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट्स हैं और सिलिका साल्ट्स हैं, इनको हमें जो है अवॉइड करना पड़ेगा कि ये जो साल्ट्स हैं ये बॉयलर के अंदर ना जाएं। तो इसलिए हमें वाटर की जो है वो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो दो तरह की वाटर ट्रीटमेंट होती है, एक होती है वो इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट। इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट में हम बॉयलर को कुछ केमिकल्स फीड कर देते हैं, यानी कि फीड वाटर में कुछ केमिकल्स डाल के वो बॉयलर के अंदर हम उसको फीड करते हैं, बॉयलर के अंदर भेज देते हैं। तो वो केमिकल्स क्या करते हैं कि वो जो फॉर्मेशन स्केलिंग हुई है बॉयलर के अंदर उसको स्लज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि स्लज जो कि पानी में फ्री फ्लोइंग होती है, मतलब वो पानी में सॉल्युबल हो जाती है स्लज। और वो स्लज जब उसके अंदर फ्री फ्लोइंग हो जाती है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाय ब्लो डाउन। आपके हमने पहले डिस्कस किया कि वहाँ से हम सारे जो स्केलिंग और डिपॉजिट्स हैं वहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड कॉस्टली होता है और इससे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं, और जब छोटे बॉयलर्स या वो बॉयलर जिसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है जिसको हमें ट्रीट करना है वो उसमें स्मॉल क्वांटिटी हो, तो ये वहाँ पे एप्लीकेबल होता है प्रोसेस। तो जो चूँकि हमें पता है कि हर इलाके में पानी डिफरेंट होता है, डिफरेंट उसमें साल्ट्स होते हैं, तो फिर हमें केमिकल्स भी जो यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द वाटर एनालिसिस, पानी का हम एनालिसिस करेंगे कि इस पानी जो हम यूज़ कर रहे हैं बॉयलर के लिए, फॉर एग्जांपल हम फैसलाबाद के अंदर बॉयलर लगा रहे हैं, तो पानी का जो एनालिसिस करेंगे वो पानी फैसलाबाद का होगा। तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से साल्ट्स हैं और कौन सा केमिकल इसके लिए मोस्ट सूटेबल है। तो ये जो सप्लायर्स होते हैं, केमिकल जो सप्लाई करते हैं, वो फिर पानी का एनालिसिस आपसे ले लेते हैं और आपको रिकमेंड करते हैं कि ये वाला इसमें केमिकल यूज़ करें। तो सेकंड टाइप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट है दैट इज़ एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट में हम is used to remove suspended solid, dissolve solids, magnesium and calcium ions which are major cause of scale formation। तो ये बॉयलर के अंदर जाने से पहले ही पानी को हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसमें से ये सारी सॉल्ट्स जो हैं वो निकाल देते हैं। तो जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट प्रोसेस के जो मेजर मेथड्स अवेलेबल हैं उसमें नंबर 1 है आयन एक्सचेंज method, the number 2 is demineralization process, and number 3 is reverse osmosis process, and number 4 is deaeration process। तो इन प्रोसेस की फर्दर डिटेल जो है हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स।